हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम कवर कर चुके हैं मूल कॉन्सेप्ट के चार लेक्चर। मूल कॉन्सेप्ट 1, 2, 3, 4। तो पहले में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मैटर। तो हमने मैटर देखा था पहले लेक्चर में। हमने कवर किया था मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर दूसरे में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जैसे कि मतलब मोल, मोलर मास, एटॉमिक वेट। ठीक। तीसरे में हमने देखा था कि फॉर्मूलेज देखे थे, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक, मोल फ्रैक्शन, ऐसे फॉर्मूलेज देखे थे। और इसके बाद जो था हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, डीपीपी। ठीक। अब हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे हम लेवल इंक्रीज करके और हम जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं, मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस। इंटीजर टाइप है। पहला क्वेश्चन बोलते हैं द एटॉमिक मास यूनिट इज़ बेस्ड ऑन। तो हम सभी को पता है कि जो एटॉमिक मास यूनिट जो था 1 AMU, वो था 1.66 कुछ करके था। और हमने उसको निकाला कहाँ से था कि अगर हम उसको देखते हैं 12 कार्बन का जो वो था एटॉमिक वेट, कार्बन के 12 एटॉमिक वेट पे उसकी वैल्यू जो थी वो एग्जैक्ट 12 थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक। तो हमने यहाँ से उसको ले लिया कि द 12 AMU इक्वल्स टू 12 कार्बन। तो हम उसी के बेस पे इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है, मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट, वो है कार्बन 12 पे बेस्ड। ठीक। और अगला क्वेश्चन बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 18 ml ऑफ वाटर। ठीक। तो पहले 18 ml मतलब वेट दिया हुआ है। अब वेट जो दिया हुआ है वो ml में दिया हुआ है। पहले हम इसको करेंगे लीटर में। ठीक। तो लीटर में कर लिया हमने 18/1000 लीटर आ जाता है। अब हमारे पास मास आ गया 18/1000 लीटर। तो मोल्स निकालेंगे हम, गिवन मास बटे मोलर मास। तो यहाँ से 1/1000 मोल आ गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये नंबर ऑफ एटम्स, एक मिनट, तो नंबर ऑफ, पहले हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक। तो एटम कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमारे इस मॉलिक्यूल में क्या है कि 2 हाइड्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का। तो 3 इंटू मोल्स 1/1000 इंटू Na। ठीक। तो अब इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछें तो हाइड्रोजन में कितना है, एक हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गए 4। और ऑक्सीजन में कितना होता है, 8। ठीक। नहीं, उसमें हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक और एक मतलब 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 10। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 1/1000 इंटू 10 इंटू Na। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक। अगला क्वेश्चन है द 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ मॉलिकुलर वेट 30 इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। इंटीजर है। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी, वो बोलता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमारे पास दिया हुआ है कि मास दिया हुआ है सॉल्यूट का और उसका मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है। सिंपल है, हम पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे। 3/30, ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, मास, मोलर मास। ठीक। 3/30 हमारे पास मोल्स आ गए। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम, और हमें लेना है kg में। तो 250 ग्राम इंटू 1/1000। ठीक। ये किया। और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 1/10, 1/4, 1/10/1/4। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा कि ये 4 ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये ऐसे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4 मोलैलिटी। ठीक। इंटीजर वैल्यू। बहुत शानदार क्वेश्चन हैं इससे आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द वेट ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेट व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.77 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द 5.77 ग्राम ऑफ AgNO3। ठीक। तो हम सिंपल पहले इसको ना, ये जो लिखा हुआ है इसको सिंपल करेंगे कि इसका जो है हम रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस करके। तो क्या क्या हमारे पास AgNO3 है, प्लस उसमें NaCl किया हुआ है, इसमें एडेड इज NaCl और
ये दोनों ऐड किए हैं इसने, और ऐड करने के बाद इसने क्या प्रोडक्ट निकलेगा, NaNO3 प्लस AgCl, ठीक, ये निकलेगा। और इन सब का मॉलिकुलर वेट और देख लेते हैं, या मॉलिकुलर मास, ठीक। तो हमारे पास AgNO3 का कैलकुलेट अगर तुम करो तो Ag का होता है मॉलिकुलर वेट 27 अप्रॉक्स, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 32। तो ऐसे करके अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो 170 ग्राम, ठीक। और NaCl में NaCl का होता है कि मतलब Na का जो होता है 23 और इसका 35.5 इस करके होता है, तो ये होगा 58.5 ग्राम, ठीक। मॉलिकुलर वेट है तो ग्राम, और मास है तो मतलब सिंपल है, कुछ भी नहीं होगा। तो NaNO3 तो हमारे पास इसका अगर हम वो चेक करें तो ये है 143.5 ग्राम्स, ठीक। और हमें निकालना है AgCl3 का वेट निकालना है कि वो कितना प्रेसिपिटेट होके, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि वो ना सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा डस्ट की तरह, ठीक, सॉल्यूशन में नीचे चला जाएगा, डिजॉल्व अच्छे से नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास अगर हमें ये रिएक्शन करानी है तो हमारे पास NaCl जो है वो एक्सिस में होना चाहिए, और यहाँ पे है, ठीक, ध्यान से देखो NaCl एक्सिस में है। तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 170 ग्राम AgNO3 है और AgNO3 का ये वेट है, मॉलिकुलर वेट, और हमारे पास जो असली में वेट है इसका वो है 5.77 ग्राम। असली में जो है हमारे पास इतना है 5.77 ग्राम AgNO3, ठीक। तो अगर हम यहाँ से वो निकालें कि जो AgCl है, अगर इसका, एक मिनट, अगर NaCl एक्सिस में है तो हमारे पास जो AgCl है वो इतना होगा, ठीक। अगर इतना है तो 170 AgNO3 को अगर हमें प्रेसिपिटेट करना है, मतलब नीचे ज़मीन में उसके सोल्यूशन के उसमें बैठाना है, तो AgCl कितना यूज़ हो रहा है 143.5 ग्राम्स। और अगर इतना है AgNO3 तो कितना यूज़ होगा इसका AgCl का, ठीक, वही इसका वेट होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू 1.477 ग्राम ऑफ NaCl, अगर हमने इसको एक्सिस में ले लिया है NaCl को, तो हमें इसकी कोई भी नीड नहीं होगी, इसलिए इसको एक्सिस में हमने कर लिया था, ठीक। तो हम सिंपल अगर इसको करें तो 143.5 170, ठीक, इतना, तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी 4.87 ग्राम्स आ जाएगी। यू कैन कैलकुलेट, ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि द वेट ऑफ 1.1 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O इज, ठीक। तो पहले हमें मतलब इसका मोल्स निकालना है, और हमें दिया हुआ मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता था कि अगर मॉलिक्यूल्स से हमें मोल्स निकालने हो तो हम डिवाइड करते थे Na से, डिवाइड बाई Na। तो 1 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। तो हमें ये कैलकुलेट करके मिलेगा 1/60.2। तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, जैसे 23 से पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पे नीचे सिर्फ बचेगा 10, ठीक, 10 बचेगा तो इधर 0 एक इधर खिसक जाएगी, तो 1/60.2 मोल्स हमारे पास सीधे मोल्स आ गए इसके। और अब हमें निकालना है क्या कि इसका वेट, मॉलिकुलर वेट, सॉरी वेट निकालना, मॉलिकुलर मास हमें पहले निकालना पड़ेगा। मॉलिकुलर मास अगर हम इसको कैलकुलेट करें CuSO4.5H2O, तो हमें ये कैलकुलेट करके मिलेगा कि Cu का होता है कितना, Cu का होगा 29 इंटू 2 90, अप्रोक्स इसका 93 कुछ होगा, ठीक। हमारे पास वैसे इसकी वैल्यू दी हुई है, पूरे की मॉलिकुलर मास की वैल्यू दी हुई है कि इसकी वैल्यू है 4249 ग्राम्स, 249 ग्राम इसकी पूरे की दी हुई है। तो तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे मेरे पास दी हुई है इसकी वैल्यू, ठीक। तो मैं इसकी वैल्यू यूज़ करूँगा 249 ग्राम्स, और इसका यूज़ करके जैसे ही मैं इसको मोल्स इनटू मोलर मास, तो हमारे पास आ जाएगा वेट। मतलब सिंपल चार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास,
ग्राम इंटू 249, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 ग्राम 4.14 ग्राम्स। ये क्वेश्चन कहाँ से था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स, मास, वॉल्यूम वाले चार्ट से। ठीक, अगर तुम्हें ये चार्ट अच्छे से आता है तो तुम ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी में बना सकते हो, चुटकियों में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं और अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट। हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक, तो 5 क्वेश्चंस हमारे इंटीजर टाइप के हो गए और अब हम कर रहे हैं सिंगल करेक्ट ऑप्शंस वाले। ठीक, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट में, द कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3, 9:1:35, 3.5 है, सॉरी 3.5 है ये। इतने रेशियो का जो इनका वेट का इतना रेशियो जो है वो एक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट है उस कंपाउंड का वो है 108। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है या एम्पेरिकल फार्मूला। तो सिंपल है, फार्मूला निकालना है। पहले हम इसको निकालेंगे कि ये कितना कितना प्रेजेंट है, रेशियो दिया हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक, तो कार्बन दिया हुआ है 9, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 3.5, यही है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12। तो अगर हम इन सभी को, इनके सभी के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें तो 9/12, 1/1, 3.5/14। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3/4, ये तो 1 है ही, और ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1/4। ठीक, 1/4 मतलब अगर हम इसमें दोनों में ऊपर नीचे 10/10 से इंटू करें, मतलब 10/10 इंटू कर दिया तो 35, 140। तो सी सिंपल है कि मतलब 35 इंटू 2 70 और 70 इंटू 2 140, तो 1/4 हो गया। प्योर कैलकुलेशन है। तो हमारे पास जो आया रेशियो नया वाला वो आया 3.4, 1 और 1.4। तो नीचे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। हम इसको घुमा देंगे मतलब इसको सिंपल कर लेंगे, डिनोमिनेटर हटाएंगे। तो कितना आएगा 3, 4, 1। हमारे पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है, किधर है ऑप्शन में, कहीं दिया हुआ है क्या? लेकिन हमें पहले एन भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेकिन अभी हमको एक चीज़ और निकालनी है कि इसमें जो है मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है इसका, तो हम निकालेंगे कि इसके कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, तभी हम इसको आगे फॉर्मूले में रख पाएंगे। तो C3H4N के कितने नंबर ऑफ मोल्स हम यूज़ कर रहे हैं जब उसका मॉलिक्यूलर मास है 108। ठीक, तो इसका पूरा का 54 है मॉलिक्यूलर मास 108। तो यहाँ से N की वैल्यू जो आई 108/54 मतलब 2। हर किसी के हम 2 मोल्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला आएगा C6H8N2। जो भी है आंसर कौन सा है, सी। सिंपल है। और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, द विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंजेस। तो पहला है मोलैलिटी, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो पहला मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है कि मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। ठीक, तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता और ना ही मोल्स, तो ये नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम फंस जाते हैं तो हम करेंगे कि एलिमिनेट करके देख लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो सही होगा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो, ये पता है तो फिर ठीक है। अगला है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में मतलब सीधा वेट का बात कर रहा है, वेट का फ्रैक्शन। तो वेट में मतलब कुछ भी नहीं होता है, उसमें टेम्परेचर पे फिर डिपेंड नहीं करेगा वेट। ठीक, हमारे पास बचता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज़ किया किसी भी चीज़ का, तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक,
तो हमारे पास ये मिल गया। और अभी हम आखिरी वाले को और चेक कर ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट या सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक, सॉल्यूट के लिए तो मतलब ऊपर सॉल्यूट, और अगर सॉल्वेंट के लिए तो ऊपर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे भी ये डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पे। तो आंसर जो है हमारे पास वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आगे देख रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशंस ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्सड इन द फॉलोइंग मैनर। 140 ml ऑफ 1.5 मोलरिटी, कैपिटल है मोलरिटी, फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक, और दूसरा सॉल्यूशन में है कि 520 ऑफ 1.2 मोलरिटी, सेकेंड सॉल्यूशन का ये। तो हमें फाइनल मोलरिटी बतानी है इसकी। तो फाइनल मोलरिटी बताने के लिए हमारे पास था कि मोलरिटी डाइल्यूशन। तो हम उसमें क्या था कि M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू होगा M VK। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो पहला जो दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है पहले M फिर वॉल्यूम, मतलब हमें ये इक्वेशन लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या क्या दिया हुआ है, 140 ml ऑफ 1.5 मोलरिटी। तो पहले का M1 का वैल्यू ये है, M2 का वैल्यू ये है, और वॉल्यूम का पहला ये, दूसरे का ये। ठीक, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें पहले निकालेंगे M क्यों निकाल रहे हैं, पहले M निकालेंगे फिर V निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल। ठीक, तो M निकालें, तो M निकालेंगे हम M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V। वॉल्यूम हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर हम सिंपली ऐड करें तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, सिंपली अगर ऐड कर दें तो 520 और 480, तो ये आएगा 1000 ml। ठीक, तो हमारे पास जो है 480 इंटू 1.5 V1 M1 प्लस 520 इंटू 1.2 मोल मोलरिटी डिवाइडेड बाय 520 प्लस 480। ठीक, तो यहाँ से आ गया, हम इसको तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू आएगी 1.344 M मोलरिटी। तो ये वैल्यू कहाँ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, द गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 72 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2। वाटर H2 लिख लो इसको। ठीक, तो हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन में। ठीक, इसका भी फार्मूला पूछा है, तो हम फिर से इसकी इक्वेशन को लिख के और हम उसमें देखेंगे कि कितना कौन कौन सा आइटम यूज़ हो रहा है इसमें। तो पहला वाटर को देखते हैं, वाटर कितना दिया हुआ है इसने, 0.72 ग्राम ऑफ वाटर हमने यूज़ किया है। तो वाटर H2 प्लस हाफ O2 H2O बनेगा। ठीक, तो हमने 2 ग्राम 16 ग्राम इसका एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो वो आएगा 18 ग्राम। और अगर हमने 18 ग्राम का इतना यूज़ किया हुआ है 0.72, तो हम कैलकुलेट करेंगे H2O का हमने यूज़ किया हुआ है इतना मास, तो हमारे पास आएगा 2/18 इंटू 0.72 ग्राम्स। तो यह कैलकुलेट होकर आएगा 0.08 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में उसमें हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही दिया हुआ है। ऑप्शंस देख सकते हो तुम। ठीक, तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन कितना यूज़ हो रहा है 0.72 ग्राम ऑफ H2O में, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करके कितना आया 0.08 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर यूज्ड इन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, और अगला है कि हम कैलकुलेट करेंगे CO2 कितना दिया हुआ है 3.08 ग्राम ऑफ CO2। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है फिर से C कितना होगा। तो इसका जो CO2 का मोलिकुलर मास है वो है 44 ग्राम्स। ठीक, तो 44 सीधे कैलकुलेट कर लो इस बार। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऐसे। और इसमें अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सीधे
कि अगर इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम कार्बन कितना होगा, तो 12/44 पूरा 3.08 यही है। और ये कैलकुलेट करके आया था हमारा 0.84 ग्राम्स ऑफ कार्बन। इतना CO2 वाले में इसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है, 0.84। तो हम कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो देखेंगे हम। तो रेशियो कितना है, कार्बन का दिया हुआ है 0.84, ठीक, और दूसरे का दिया हुआ है हाइड्रोजन का 0.08। अब हम इसके मॉलिक्यूलर मास से फिर से अगर डिवाइड करें 12/1, तो यहाँ से ये कैलकुलेट आएगा 7/1, इधर कर ले रहा हूँ मैं। तो C/H जो आएगा वो आएगा 7/8, ठीक। तो 7/H मतलब C7H8, कौन सा आंसर है, डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सिंपल है, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच द बोथ ऑफ द मेटल्स आर इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज। इसमें पूछा है कि कौन सा मेटल अपने हाइड्रोजन अपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की हाईएस्ट, उस पर किसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक। तो पहले हम इसका कैलकुलेट करें पहले वाले कंपाउंड का। तो पहले वाले कंपाउंड का अगर मैं देखूं CN का होल 6 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम Fe का कैलकुलेट करें तो यहाँ पे CN जो है उसका है 0, ठीक, 0 है तो Fe का सिंपल आ जाएगा +3। ये -3 इक्वल्स के मतलब ऐसे -3 इक्वल्स 0 ऐसे करके, तो ये +3 आ जाएगा, ठीक। अगला कंपाउंड है CON वाला, तो फिर से N का 0 होगा, तो 0 × 6 0, फिर से CO का कितना हो गया +3, CO का और Fe का +3, तो ऐसे लिख लो +3 +3। फिर अगला वाला है CrO2 Cl2, है ना। तो CrO2 Cl2, इसमें हमें Cr का अगर हम निकालें तो Cr का निकल के आएगा +6, ठीक। तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर अगला है MnO4-, तो इसमें Mn का जो आएगा वो मैं +7, ठीक। तो अभी तक हमारे पास वैसे इसका आया है, आगे और कंपाउंड्स का चेक कर ले रहे हैं। TiO3, तो TiO3 में Ti का होगा +6 और MnO2 है इस बार, तो MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। फिर CO वही वाला, तो इसका CO का +3 और MnO3 का +6। तो अब यहाँ से तुम देखो कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है CrO2 7 Cl2 का 6 और MnO4 का, तो ऑप्शन इज बी, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इन द टाइटेरियन ऑफ Na2CO3 ऑफ HCl, सॉरी विद HCl, Na2CO3 HCl के साथ अगर हम इसको यूज़ करें तो ये हमें देता है मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है उसमें टाइटेरियन, ठीक। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हमने 10th में पढ़ा था। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन और लिटमस पेपर, ये 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं एसिड बेस चेक करने के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट द इक्विवेलेंस पॉइंट इन ट्वाइस दैट ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड यूजिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो ये कहना चाह रहा है कि Na2CO3 को अगर हम HCl के साथ मिथाइल ऑरेंज में इसका एसिडिटी चेक करें और जिस वॉल्यूम हम चेक कर रहे हैं अगर उस वॉल्यूम का अगर हम 2 गुना लें तो जो एसिड का पॉइंट होगा जहाँ पे उसने मिथाइल ऑरेंज ने पॉइंट किया था कि 6.2 या 6 मतलब कोई भी एक वैल्यू दी हुई है कि इतने वैल्यू पे इसका वो है इसकी pH वैल्यू इतनी है तो इतनी इसकी एसिडिटी है, ठीक। इतनी ही pH वैल्यू फिनोफ्थलीन में दिखाएगा
जब वॉल्यूम 2 गुना हो जाएगा। ठीक, पहला ये है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि 2 मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Na2CO3। मतलब Na2CO3 को अगर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना है, मतलब उसकी pH वैल्यू को 7 करना है, तो HCl के 2 मोल्स और Na2CO3 का 1 मोल्स हम यूज़ करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ने ये बोला, स्टेटमेंट ने ये बोला सॉरी, इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। Na2CO3 प्लस किया HCl, पहले स्टेटमेंट 1 का लिख रहा हूँ मैं। तो ये हमें प्रोवाइड करा रहा है NaHCO3 प्लस NaCl। तो ये हमें कलर प्रोवाइड कराता है येलो कलर फिनोफ्थलीन में। ठीक, यहाँ से हमें कोई कलर प्रोवाइड नहीं होगा, ये सॉल्ट है और ये कलरलेस है, तो यहाँ से कलर प्रोवाइड नहीं हुआ हमें। ठीक, और ये जो येलो कलर हमें प्रोवाइड किया है, ये क्या है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ने, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ने। ठीक, Na2CO3 2HCl एक्वस में, तो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, तो यहाँ से ये डबल कर दिया इसको ही। ठीक, वही है क्या, Na2CO3 एक्वस 2HCl, HCl को डबल किया है सिर्फ। ठीक, फिर से हम NaHCO3 इस ये वाला प्लस HCl के साथ अगर कराएं तो NaCl प्रोवाइड होगा प्लस H2O प्लस CO2, मतलब ये और ये कुछ सेम है, मतलब 1 और 2 मोल्स का डिफरेंस। रेड कलर देगा, ये कलर में पढ़ोगे तुम जब मतलब वो पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, और ये हमारा कलर क्या था इसका, येलो। तो यहाँ से हम रेशियो बता सकते हैं कि रेशियो जो था वो था 2 मोल्स NaCl 1 ये। ठीक, तो हमें क्या था कि 2 मोल्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखो या NaCl में देखो वही सेम है कि द 2 मोल्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3। ठीक, यहाँ पे पूरा न्यूट्रल हो गया है। तो हमें कितने मोल्स चाहिए थे हाइड्रोजन उसके HCl के, 2 मोल्स HCl में हमने इसको वो कर दिया। तो हमारा इससे क्या है कि जब हमारा स्टेटमेंट 1 है S1 ये करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 मोल्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड इतना इतना इतना, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, क्यों, क्योंकि इसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर और मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। ठीक, उस पर ये फिक्स सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको डबल कर दें यहाँ से, वही तो बोला था कि उसने वॉल्यूम अगर डबल कर दो तुम तो फिनोफ्थलीन पर उसका सेम आएगा। तो जैसे ही डबल करेंगे तो इक्वेशन फिर से हमें बैलेंस करनी पड़ेगी और कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो यहाँ से ये अपने आप में एक स्टेटमेंट करेक्ट है, अपने आप में करेक्ट है। ठीक, और ये अपने आप में करेक्ट है। तो जो ऑप्शन होगा हमारे पास, पहला ऑप्शन है कि दोनों करेक्ट है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है उसके लिए, स्टेटमेंट 1 के लिए, मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक, पहले में था कि हमारे पास दोनों जो है एक्सप्लेनेशन 1 इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक, ऑप्शन ए ये रहता है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, स्पेस कम है। ऑप्शन बी, द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 यानी एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तीसरा कि जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है और स्टेटमेंट सही है। तीसरा होता है कि स्टेटमेंट गलत है तुम्हारा, सॉरी चौथा, और एक्सप्लेनेशन सही है। हमारे पास दोनों ही सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 के लिए, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे हम कवर कर रहे हैं और आगे देखते हैं जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि द कंपाउंड कंटेन्स 28% ऑफ नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ
मेटल बाय वेट 3 एटम ऑफ मेटल्स कंबाइन विद 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, क्वेश्चन यही है। तो हम ये क्वेश्चन, एक मिनट, तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 28% सोल्यूशन का नाइट्रोजन है हमारे पास, और 72% सोल्यूशन जो है कोई मेटल है, कोई मेटल एम बोल सकते हैं हम उसको, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मेटल्स में। ठीक, कोई एक मेटल है, तो उसका वेट जो है भाई, वेट 3 एटम ऑफ मेटल्स कंबाइन विद 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन की। मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ तो वो है M3N2, ऐसे करके उसका फॉर्मूला बन रहा है। तो उसका बोला है कि उसने उसका एटॉमिक वेट बताना है तुम्हें, कि उसका एटॉमिक वेट कितना है। हमें ये कंपाउंड नहीं पूछा कि मेटल जो है ये कौन सा है, हमसे पूछा है कि उसका तुम्हें बताना है एटॉमिक वेट मेटल का। हमारे पास फॉर्मूला ये बन के आ गया। हम बोल देंगे कि ये पूरा जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने किया है। तो 100 ग्राम से हमारे पास 28% का सीधे आ जाएगा। सिंपल करने के लिए ये आ जाएगा 28 ग्राम, और 72 का आ जाएगा 72 ग्राम। ठीक, तो 28 ग्राम हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। ठीक, 72 ग्राम है हमारे पास मेटल, ये दोनों कंबाइन होंगे। ठीक, तो जो है 72 मतलब मेटल कितना था 3, नाइट्रोजन कितना था 2। ठीक, 3 मेटल का जो होगा नाइट्रोजन का वो होगा 28 गुणा 14/3। ऐसे कैसे, जो उसका मास था और जो उसका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और मेटल के एटम्स 3। ठीक, ये किया मास और द मोलर मास डिवाइडेड बाय मेटल वाले एटम। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आएगा मेटल का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोल सकते हैं, हाँ ठीक, एटॉमिक मास है ये, इक्विवेलेंट वेट बोल दो तुम इसको। हमारे पास 12 आया उसका एटॉमिक मास, 12 एटॉमिक मास आया। और हम कितना मोल हमने उसका यूज़ किया था, इसमें 3 एटम मेटल था, 3 मेटल एटम था 2 से कंबाइन होने के लिए। तो अगर हम 12 जिसका है, अगर हम उसको 2 से, अगर हम उसको 2 नाइट्रोजन से अगर हम कंबाइन कराएंगे तो क्या करेगा कि 12 × 2, दैट सिंपल। तो इसका जो आंसर है वो है 24। ठीक, ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, 12 × 2, 12 × 2 है कि द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ये, और इंटू 2 जो है ये है वैकेंसी। वैकेंसी बोले तो कि जो ये है एन, ये कितना कनेक्ट कर रहा है, 2 कनेक्ट कर रहा है मेटल से, एक इधर से एन और एक इधर से एन। तो ये जो है हमारे पास 2 वैकेंसी है मेटल की, जो ये 2 बॉन्ड बना पा रहा है, 2 से बॉन्ड बना पा रहा है, 2 मॉलिक्यूल से। कितना बॉन्ड बनाएगा आई डोंट नो, और वैसे हमें पूछा भी नहीं है। ठीक, हमें कैलकुलेट करना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी दी हुई है, हमें सिर्फ इसका बताना है मोलैरिटी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिंपल है। तो 1 लीटर में कितना, अगर मैं बोलूँ तो होता है 1 kg। ठीक, सिंपल कन्वर्जन है। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 kg। ठीक, यही तो है। द मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब हम करेंगे तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है इसमें कि 1000 किलो पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1000 बाई 18, दैट इज 5.5 मोल्स। ठीक, इतना मोल्स प्रेजेंट होगा उसके 1000 लीटर में, 1000 kg में, वाटर के में। तो मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी का जो होता है मोलैरिटी, मोल्स और वॉल्यूम, सिंपल है। तो मोल्स कितना था 5 पॉइंट इतना, और हमारे पास जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम है 1000। ठीक, 1 सेकेंड, या
पर वॉल्यूम तो हमें दिया ही नहीं हुआ है। हमारे पास जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है वो है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बोले तो कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास जो वाटर आता है वो आता है 1000 लीटर। ठीक, वॉल्यूम ये है। तो यहाँ से जो हम कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास फिर से 55.55 मोलैरिटी आएगी इसकी। यू कैन कैलकुलेट। ठीक, ठीक है। और ये वैसे वैल्यू हमें पूरी तरह से याद होनी चाहिए कि मोलैरिटी और मोल्स वाटर के कितने होते हैं, 55.55। ठीक, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन जो हैं ये दोनों के दोनों बोनस टाइप में है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, अगला मतलब तीसरा, कि द नंबर ऑफ अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ आयोडीन। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होनी चाहिए ऑक्सीडेशन, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके। ठीक, ऐसे अरेंज करना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कैलकुलेट करें, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो तुम उसको, तो पहले हम इसमें किसकी कैलकुलेट करनी है हमें, नंबर ऑफ आयोडीन की। ठीक, तो आयोडीन सभी में सिंपल, हम आयोडीन की कैलकुलेट कर लेंगे। तो आयोडीन की I2 में 0 है, I2 वाले में। ठीक, फिर HI वाले में जो है देखो ध्यान से -1 है, क्यों, इससे इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था। ठीक, HiO4 में जो है इसकी वो है +7। यू कैन कैलकुलेट। ICl में जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगेगा -1, फिर 0, +1, +7। अब तुम देखो -1 वाला HI मतलब किस किस में HI नहीं है, पहले तो हम वो करेंगे, ये दोनों तो नहीं है, अब इन दोनों में देखेंगे हम। अगला कौन सा है, 0 वाला, I2 वाला दोनों में है। ठीक, ऐसे चलते रहेंगे हम। फिर तीसरा जो है, तीसरा बोलते +1 मतलब ICl किस में, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मतलब ये भी गया और ऑप्शन बचा हमारे पास ये वाला। और तुम खुद चेक कर लो, HI -1, I 0, ठीक, ICl +1 और HiO4 7। ठीक, ये हो गया। और हमारे पास एक क्वेश्चन और दे दिया बोनस में कि द स्टूडेंट परफॉर्म्स ए टाइटेरियन विद डिफरेंट बर्ड्स एंड फाइंड लीटर वॉल्यूम वैल्यूज ऑफ 25.2 ml, 25.25 ml and 25.0 ml, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इन द एवरेज लीटर ऑफ वैल्यू। तो इसमें सिंपल है कि यहाँ पे ना हमें ना अगर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ अगर हम पूछ ले तो हमें सिंपल एक चीज़ याद आनी चाहिए कि हमें ये बोल रहे हैं कि राउंड ऑफ करके तुम्हें राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ पूछा है इसने, एवरेज का राउंड ऑफ करके। ठीक, तो हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ये उसने जो था, जो बच्चा था उसने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, लैंग्वेज में ना जाके सिंपल अगर मैं करूँ उसको, तो उसने जो था कि उसने वैल्यूज़ जो फाइंड की थी किसी भी उसकी एक्सपेरिमेंट में, टाइटर है ये, ठीक, लीटर नहीं था ये, टाइटर है। ठीक, तो कोई ये टाइटर है, उसकी वैल्यूज़ उसने फाइंड की थी कि 25.2 थी उसकी पहली, फिर दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। अगर हम इसका एवरेज निकालें डिवाइडेड बाई 3, तो ये आता है कि 75.4 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 25.1। ठीक, 25.1। लेकिन हमसे पूछा है इसने सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है इसमें, 1 2 3, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हो गए वो हो गए 3। सिग्निफिकेंट्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में शायद तुम्हें बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, अगर हम उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालना चाहते हैं तो उसके जो डिजिट्स हैं 0 को छोड़ के वही उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, जैसे 0 0 0 0 करके 7 1। ठीक, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हुए इसके वो हुए 1 2, अगर पॉइंट है तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 5 2 7 3, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 2 7 1 0 0 1 0 0 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके जो हुए वो 1 2 3। ठीक,
4 5 6, लेकिन 6 नहीं है यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे पॉइंट के बाद की जीरोज़ को यहाँ पे तुम निकाल सकते हो, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स वैसे 3 बोला जाता है, ठीक। इनको निकाल के 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे 3, पॉइंट के पहले की जीरो कैलकुलेट की जाती है, पॉइंट के बाद की जीरोज़ को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाती है। और मैं आपको बेस्ट बताऊँ कि जितने हमने छोड़ दिए हैं, जो जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक, तो उनको तुम पढ़ना एनसीईआरटी से, और उसी में सिग्निफिकेंट्स फिगर के बारे में दिया हुआ है। जो भी चीज़ इसमें छूट गई है, ठीक, उसे तुम कवर करोगे एनसीईआरटी से, ठीक। एनसीईआरटी एक बार रीड करो, मस्ट है, एक बार 2 बार जितनी बार हो जाती है, और फिर इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय।